नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीएससीबी में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एमपीजेके का 15 लेक्चर है। इससे पहले मैं और भी लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर एमपीजीके प्लेलिस्ट में आप वो लेक्चर देख सकते हैं। हम अपने इस सीरीज़ में एमपी जीके की जो परीक्षा दम पुस्तक आती है उसके 5th एडिशन का रिव्यू कर रहे हैं, पूरा रिवीजन कर रहे हैं। तो आपके पास में जो भी पुस्तक है, अगर आप पुरानी पुस्तक भी है तो अपडेट करके आप मैं जो वीडियो के साथ में करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधनों की जो पृष्ठभूमि है क्या है, उनसे जुड़े हुए विभाग या वितरण कंपनियां कौन सी हैं एवं ऊर्जा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ग्वालियर रियासत में 1905 में पहली बार भाप से बिजली उत्पादन की गई, जो कितनी की गई 240 किलोवाट। कभी ये 240 तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश में किस रियासत में बिजली उत्पादित की गई, तो ग्वालियर रियासत में। इसी के साथ में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया, कब किया गया? आज़ादी के बाद से 10 सितंबर 1948 में यह लागू किया गया। इसके साथ में मध्य प्रदेश में विद्युत जो मंडल है उसका गठन किया गया 1 दिसंबर 1950 जबलपुर में। यह पेपरों में पूछा गया है सीधे से, जैसे प्रोफेसर के पेपर आते हैं, जो 50 नंबर की जो एमपीजीके एवं आईसीटी आता है उसमें यह क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके साथ में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो जो हमारा अखबारी कागज़ के जो मिल थी नेपानगर बुरहानपुर में, उसी के पास में चांदनी नाम से 1953 में पहला विद्युत ताप केंद्र स्थापित किया गया था नेपानगर बुरहानपुर में। किसके लिए? अखबारी कागज वाली मिल के साथ में ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश में जो पहली जल विद्युत परियोजना थी वो कौन सी थी। 1960 में पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर पर। जब मैं आपके विद्युत परियोजना पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली कौन सी है, गांधी सागर है। सबसे जो लंबा बांध कौन सा है, तो हमारा इंदिरा सागर था। और सबसे बड़ा बांध कौन सा था, तो सरदार सरोवर था। तो ऐसे कुछ मैंने फैक्ट बताए थे, तो आपको याद होना चाहिए। तो कब प्रारंभ किया गया था? 1960 में। उसके बाद में उसमें पूछा गया था ऊर्जा विकास निगम, जितने भी निगम है ना, वित्त निगम को छोड़कर और भी जो मुख्य निगम है उनके मुख्यालय भोपाल में ही देखे जाते हैं। तो 25 अगस्त 1982 को, अब ये डेटा पूछने लगे हैं, डायरेक्ट डेटा पूछी जाती हैं, तो की स्थापना भोपाल में की गई। इसके साथ में जबलपुर में स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। जबलपुर में जो बिजली बोर्ड है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति भवन के रूप से जानते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं कि ऊर्जा वितरण में जो पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं वो कौन कौन सी हैं। देखो, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी। इसकी स्थापना जनरेटिंग की 2001 में हुई थी। इसके साथ में ट्रांसमिशन की जो स्थापना हुई थी वो 2005 में हुई थी और ट्रेडिंग की 2006 में हुई थी। इनका जो मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, ट्रांसमिशन, ट्रेडिंग, तीनों का जो काम देखती है, जब उसका मुख्यालय जबलपुर में। इसके साथ में पावर का जो मैनेजमेंट करती है उनके मुख्यालय अलग अलग देखे जाते हैं। जैसे कि जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, पश्चिमी वालों का इंदौर है, मध्य वालों का भोपाल है और पूर्वी वालों का जबलपुर है। वैसे सभी के मुख्यालय कहाँ है? देखो, मैनेजमेंट कंपनी जो 2012 में स्थापना की गई थी, उनके स्थान पूर्वी क्षेत्र में जबलपुर आता है, जबलपुर को। मध्य क्षेत्र में भोपाल आता है तो उसका मुख्यालय भोपाल हो गया। और पश्चिमी क्षेत्र में इंदौर क्षेत्र आता है तो उसका मुख्यालय इंदौर हो गया। लेकिन पावर जनरेटिंग, ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग कंपनियां ये कहाँ है? ये जबलपुर में अवस्थित है। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं। तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं। एक होता है नवीकरणीय स्रोत, जो हम आज रूप से, जैसे कि पवन हुई, सौर ऊर्जा हुई, बायोगैस हुई, वो। उसके बाद एक होता है अनवीकरणीय, जो जीवाश्म ईंधन हुआ करते थे हमारे, जो हम परंपरागत रूप से यूज़ करते चले आ रहे हैं। और ये हमारे कौन से हैं? ये गैर परंपरागत है, क्योंकि इनकी खोज नवीन रूप से हुई है। एक वैकल्पिक भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन फ्यूल हुआ, उसका जो अभी वो विकास की उसमें है, चरण में है, लेकिन उसका बाद में भी यूज़ किया जाएगा। हाइड्रोजन गैसेस हुई, वो वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में आते हैं। तो हम देखें अनवीकरणीय कौन कौन से होते हैं? जो परंपरागत स्रोत हैं, या क्षय हो रहा है उनका, एक समय बाद ये खत्म हो जाएंगे, फॉसल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, इनका क्षय नहीं हो रहा है, अक्षय ऊर्जा है और गैर परंपरागत है। इनके भंडार सीमित हैं और भविष्य में ये समाप्त हो सकते हैं। इनके भंडार असीमित है, क्योंकि सूर्य तो अपनी रोशनी देता रहेगा जब तक पृथ्वी है, पृथ्वी से पहले तो वो समाप्त होने नहीं वाला। और उसके बाद ये भविष्य में कभी समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि वायु चलना कभी बंद नहीं होगी। साथ में यह पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा है, और जो डीजल वगैरह जला के हम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वो। और इसमें क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि। अब हम सबसे पहले देखते हैं अविनवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत है उसमें ताप ऊर्जा। तो इसे कोयले की सहायता से, देखो, कोयले को सहायता से पानी को गर्म किया जाता है और फिर इसकी जो स्टीम निकलती है उसके द्वारा टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली को उत्पादित किया जाता है।
और कई लोग ये नहीं देखते कि कोयले से कैसे बिजली उत्पादित होगी। यहाँ पर कोयला जल रहा है, यहाँ पर ये ऊपर का जो एक पूरा भट्टी होती है, बॉयलर से पानी होता है और यहाँ से भाप यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है, उसको घुमाती है और इस टरबाइन के घूमने से बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ पे दहन की क्रियाओं से पानी गर्म होता है। तो ताप विद्युत इसी प्रकार से होती है। और सबसे ज़्यादा जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में स्थित है, इसको इस जो बेड़न में है, मुख्य रूप से सिंगरौली के बेड़न में, तो उसको भारत की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। बेड़न को ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देखते हैं ताप विद्युत केंद्र। तो मुख्य जो हमारे ताप विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में देखिए। सबसे पहला वाला कौन सा था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र, क्योंकि ताप विद्युत केंद्रों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चांदनी 1953। फिर विंध्याचल को जो बेड़न है सिंगरौली में, संत सिंगाजी डोंगलिया, ये MPPSC क्वेश्चन पूछा भी गया है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। डोंगलिया खंडवा में अवस्थित है और संत सिंगाजी का मेला भी खंडवा में लगता है, तो हमें याद होना चाहिए। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र तो सारणी बैतूल में अवस्थित है। अमरकंटक ये अनूपपुर में है, 1965 में स्थापना हुई है। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में अवस्थित है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, ध्यान रखना झाबुआ ताप विद्युत केंद्र कभी झाबुआ नहीं लगाना है, तो ये कहाँ अवस्थित है? सिवनी में। ये IMP है हमारे लिए, कई बार क्या हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में जो बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर के जो बरेठी क्षेत्र है उसमें अवस्थित है। उसके बाद है मालवा ताप विद्युत केंद्र, तो ये कहाँ है? खंडवा में अवस्थित है। इसी के साथ हम देखेंगे कि संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र, तो क्या ये वीर सिंहपुर उमरिया में अवस्थित है। अब एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। तो चांदनी ताप विद्युत केंद्र, तो जो इसमें 17 मेगावाट बिजली का उत्पादित किया गया था, 1953 में था। यह मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था। अवस्थित ही बुरहानपुर में थी। यह सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का। इसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता था? तवा घाटी पास का जो क्षेत्र है वहाँ से इसको कोयला प्राप्त होता था। किसके लिए लगाया गया था? जो अखबारी कागज मिल थी उसके लिए लगाया गया था। दूसरा आता है हमारा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। यह भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। बेड़न में मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अवस्थित है। इसकी जो वर्तमान उत्पादन क्षमता है कितनी है? 4760 मेगावाट में। यह किसका प्लांट है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का प्लांट है, वो जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम है उसका, NTPC का। इसी के साथ में इसका जो पहला चरण है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? वो रशिया के सहयोग से बनाया गया था। जबकि इसका जो दूसरा चरण है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया गया था। अब है हमारा संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, खंडवा जिले के डोंगलिया में अवस्थित है। 2014 में इसकी स्थापना की गई और इसमें जो इसकी क्षमता है वर्तमान में 2520 मेगावाट है। इंदिरा सागर से इसको जल की प्राप्ति होती है। इसके जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? इंदिरा सागर है। इसके साथ में आप देखते हैं हम ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? बैतूल के सारणी में अवस्थित है। 1330 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। तवा नदी से इसको जल प्राप्त होता है और कोयला इसको पाथरखेड़ा जो उसी क्षेत्र में अवस्थित है, तवा के आसपास होशंगाबाद वाले क्षेत्र में, तो वहाँ से इसको कोयले की प्राप्ति होती है। किसके सहयोग से बनाया गया? USA के सहयोग से बनाया गया और यह मध्य प्रदेश व राजस्थान को संयुक्त परियोजना के रूप में देखा जाता है। उसके बाद में अमरकंटक जो ताप विद्युत केंद्र है वो कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है? अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई है 1965 में जो की गई थी। इसे कोयला कहाँ से मिलता है? जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश सोहागपुर कोयला क्षेत्र, वहाँ से इसको कोयला मिलता है। और पानी कहाँ से मिल रहा है? इसको सोन नदी से पानी मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि विद्युत उत्पादित करने के लिए पानी और कोयले दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। अब जबलपुर ताप विद्युत केंद्र 1960 में इसकी स्थापना की गई। जो बरगी नदी है उसकी सहायक नदियां एवं बरगी नदी से हमें क्या मिलता है? इसको पानी मिलता है और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ से इनको कोयले की प्राप्ति हो जाती है ताप विद्युत केंद्रों का। उसके बाद जो सिवनी में अवस्थित, सिवनी के घनसौर में अवस्थित झाबुआ ताप विद्युत केंद्र है। यहाँ 600 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। इसके साथ में देखो सिवनी में स्थित है, किंतु इसका नाम क्या रखा गया है? वही पॉइंट जो कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट है वो बताया गया कि इसका जो नाम है वो क्या है? झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। अगला है हमारा कि बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र, तो यह छतरपुर में अवस्थित है। कैन की जो नदी, कैन नदी या सांबरी नदी है, इनसे इसकी जल की प्राप्ति होती है। दादा धूनी वाले, ये बहुत पूछा जाता है। इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र के बारे में भी जाना जाता है। ये भी कहाँ अवस्थित है? खंडवा के गोराडिया में अवस्थित है। इसकी जो वर्तमान क्षमता है वो कितनी है? 1600 मेगावाट है और यह मध्य प्रदेश और गुजरात का संयुक्त परियोजना है। अब हम आगे देखते हैं संजय गांधी, उमरिया के वीर सिंहपुर के पाली में अवस्थित है। इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। इसे जल व कोयले की प्राप्ति जोजिला घाटी, एक तो जोजिला नदी है हमारी और उसी की घाटी की तलहटी में हमें क्या मिलता है? कोयला भी मिलता है, तो वहाँ से इसकी पूर्ति की जाती है। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जो पावर जनरेटिंग कंपनियां हैं MPGCL के अंतर्गत संचालित होने वाले जो ताप विद्युत केंद्र हैं उनके बारे में। जैसे अमरकंटक है,
अमरकंटक किससे होता है? पावर जेनेटिक कंपनी है उसके तहत होता है। एक होता है सतपड़ा हुआ, संजय गांधी हुआ, सिंगाजी हुआ, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो इसको हम देखेंगे नहीं। एक बार और देख लें। अमरकंटक चचाई में हो रहा है, सतपड़ा वाला सारणी बैतूल में हो रहा था, संजय गांधी वीर सिंहपुर में होगा, संत सिंगाजी डोंगलिया में हो गया। इन सब के बारे में देखो, जैसे कि जो सतपड़ा वाला है उसमें 3 यूनिटें हैं, संजय वाला है उसमें 3 यूनिटें हैं, जबकि सिंगाजी वाला है 2 यूनिटें हैं, और जो अमरकंटक वाला है उसमें केवल 1 ही यूनिट है। और उसके बाद में जे हमारी जो कंपनी है MPGCL पावर जनरेटिंग कंपनी, उसके तहत हो रहे हैं ये। लेकिन NTPC के तहत कौन कौन से हो रहे हैं उसके साथ? विंध्याचल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर में अवस्थित है वो, खरगोन ताप विद्युत केंद्र जो सेलदा गांव खरगोन में अवस्थित है वो झाबुआ ताप विद्युत, ये किसके अंतर्गत आता है? NTPC की। तो कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि MPGCL के अंतर्गत उत्पादित होने वाली ताप विद्युत कौन कौन से हैं और NTPC के तहत उत्पादित होने वाले ताप विद्युत कौन कौन से हैं। तो विंध्याचल, गाडरवाड़ा, खरगोन और झाबुआ ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? हमारे NTPC के अंतर्गत आते जाते हैं। और इन सब के बारे में हम पहले से ही देख चुके हैं। कोई पूछ ले कि जो विद्युत विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है उसमें कितनी यूनिट मिल लगी हुई हैं? उसमें 13 यूनिट लगी हुई हैं। आगे देखो कि पुराना है बहुत, काफ़ी 1987 में प्रारंभ हो गया था, और झाबुआ वाला 2016 में प्रारंभ हुआ था, गाडर वाला 2019 में प्रारंभ हुआ है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जो जल विद्युत परियोजना है, सबके बारे में हम पढ़ चुके हैं तो हम सरसरी निगाह से एक बार इनको देखेंगे बस। जैसे गांधी सागर चंबल नदी मंदसौर में है, 115, 172 और 99 मेगावाट ऐसे लाइन में रहती हैं। उसके बाद में पेंच या तोतला डोह, ये पेंच नदी पर है। कहाँ पर है ये? नागपुर व छिंदवाड़ा पर। रानी अवंतीबाई नर्मदा नदी की जो बरगी नदी है सहायक, उस पर अवस्थित है। उसके बाद में टोंस या बाणसागर परियोजना 1, ये टोंस पर भीड़ नदी रीवा में अवस्थित है। उसके बाद है सिलरपारा बाणसागर परियोजना 2, ये रीवा में अवस्थित है। उसके बाद में ये 2 आ जाते हैं, इनको हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखना होगा कि देवलोद और छिन्ना, देवलोद और छिन्ना, तो सोन नदी पे है देवलोद, ये ही है बाणसागर परियोजना। मुख्य बाणसागर परियोजना 3 है, देवलोद में जो अवस्थित है, सोन नदी पर अवस्थित है और शहडोल में है। और इसी में जो 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, ये ही यहाँ पे सहयोगी की भूमिका में निभाते हैं। मध्य प्रदेश को 50% मिलता है, यूपी को 25 और बिहार को 25% मिलता है। उसके बाद में छिन्ना बांध, ये क्या क्योंटी और पूर्वा जो नहर है वहाँ पर छिन्ना सतना में बनाया गया। अब है बीर सिंहपुर, ये जोइजला नदी पर बनाया गया उमरिया वाले क्षेत्र में। अब है राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर अशोकनगर में, चंदेरी के पास में। आप सिनोज जी से आगे जाके निकलोगे ललितपुर जिले में, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसका मणिखेड़ा सिंध नदी पर शिवपुरी जिले में, तवा परियोजना नर्मदापुरम जिले में तवा नदी पर। उसके बाद में ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में। इंदिरा सागर पुनासा में, खंडवा के पुनासा में अवस्थित है ये, खंडवा के पास में, तो ये उसमें। उसके बाद महेश्वर परियोजना ये खरगोन में अवस्थित है और नर्मदा नदी पर अवस्थित है। तो हमने ये देख लिया जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, इन सब की जो है उसमें हम 50-50% किससे करते हैं? राजस्थान के साथ में करते हैं, मैं आपको बता दिया। ये हमने देख लिया जो मेन जो कौन सी है हम जिसके साथ में करते हैं, देवलोद वाली जो शहडोल में जो सोन नदी पर अवस्थित है वो ये वाली है, और ये उसकी सहायक नदियों पर है, क्योंकि कई बार हम क्या है कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब है हमारा कुछ निजी ताप विद्युत केंद्र भी हमारे यहाँ पे बनाए गए। पहले तो हमने MPGCL वाले देख लिए, NTPC वाले देख लिए, अब कुछ निजी वेंचर्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि JP पावर्स वेंचर्स लिमिटेड ताप विद्युत गृह, कहाँ ये? बीना में है। कितना है ये? 500 मेगावाट का है। राज्य का अंश कितना है इसमें? इसका 350 मेगावाट। उसकी इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 अल्ट्रा मेगा प्लांट, इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है? 3960 मेगावाट, सिंगरौली में अवस्थित है। उसके बाद एसआर पावर लिमिटेड महाना, ये कहाँ है? सिंगरौली में अवस्थित है। इसकी कितनी कैपेसिटी है? 1200 मेगावाट। उसके बाद में पहले जेपी पावर वेंचर था जो बीना में अवस्थित था, अब सिंगरौली में भी अवस्थित है, 1320 मेगावाट इसकी कैपेसिटी। उसके बाद है मोजर बेयर पावर सुपर पावर, वो कहाँ है? अनूपपुर में है। कहाँ पे है? मोजर कहाँ है? अनूपपुर में है। अब उसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो हमारे मुख्य रूप से जो 2 जगह है वहाँ पर प्रस्तावित की बात की जा रही है, जैसे यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा उत्पादित की जाएगी, जो चुटका ग्राम है कहाँ? परमाणु संयंत्र मंडला में प्रस्तावित किया जाना है। और भीमपुर गोलपुरा परमाणु केंद्र ऊर्जा केंद्र कहाँ है? शिवपुरी के आसपास विस्थापित किया जाना है। इससे पहले जो हमने देखे वो अनवनीकरणीय ऊर्जा स्रोत थे। अब हम कुछ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जैसे नव की ऊर्जा में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा सौर ऊर्जा प्लांट। ये पहला सौर ऊर्जा आधारित टेलीकॉम एक्सचेंज, पहला एक एक्सचेंज चलते थे जो फोन लैंडलाइन चलती थी उसमें, तो पहला जो एक्सचेंज था वो शिवपुरी में स्थित था। इसके बाद पहला सौर ऊर्जा आधारित जो गाँव है इंदौर के पास में कस्तूरबा ग्राम है, वहाँ वो है पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव था। उसके बाद में मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया था? जो राजगढ़ है
उस ज़िले में स्थापित किया गया था। पूर्णतः सौर रसोई वाला पहला गांव कौन सा है? बांचा। कहाँ का? बैतूल का बांचा। बहुत सुर्खियों में रहा था ये 2019 के आसपास में, बहुत सुर्खियों में रहा था। सबसे बड़ा गर्म पानी करने वाला संयंत्र है वो कहाँ पे है? जो सांची डेयरी है भोपाल में स्थापित, वहाँ ये संयंत्र जो है सबसे बड़ा पानी गर्म करने वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसके साथ में जो मध्य प्रदेश में सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? पेपरों में पूछी जाती है। तो विनोबा भावे पुरस्कार चलाया जाता है हमारे यहाँ पे जो सोलर पंपों को बढ़ावा देने वाली योजना के लिए। अब आगे देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा जो प्लांट स्थापित किए गए हैं मध्य प्रदेश में, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपरों में, वेल्सपन सोलर प्लांट कहाँ है? तो भगवानपुरा नीमच में अवस्थित है और ये 2014 में स्थापित किया गया था। 130 मेगावाट इसकी क्षमता है। उसके बाद अल्ट्रा सोलर प्लांट ये गुड़ तहसील है रीवा की, वहाँ पे अवस्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। इसकी जो 1590 एकड़ में लगा हुआ है, 530 की 3 इकाइयाँ हैं और 250 मेगावाट उसमें से उत्पादित किया जाता है। और इसका जो 24% है वो किसको दिया जाएगा? जो दिल्ली मेट्रो है उसको इसकी ऊर्जा दी जाएगी। और ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड CTF वर्ल्ड बैंक के तहत इसकी स्थापना की गई है। 2.91 रुपये पर यूनिट इसका खर्च आता है, इसका जो हम उत्पादित करते हैं बिजली, तो बहुत ही कम है। उसके बाद में सुबासरा जो सौर ऊर्जा प्लांट है मंदसौर में है और 250 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कोई सनावत से ओमकारेश्वर के लिए गया हो तो रास्ता में नर्मदा नदी है तो उसकी जो तलहटी है वहाँ पे ये इसकी स्थापना की गई है। तो अगर कोई जाना चाहे और देखे कि कहाँ बना हुआ है तो ओमकारेश्वर में बना हुआ है, खंडवा नर्मदा नदी पर। और उसके बाद में है सोलर सिटी। मध्य प्रदेश की कौन सी है पहली सोलर सिटी? तो वो है सांची। अगर हमारे देश की पूछी जाए तो कई बार क्या अलग अलग देखने को मिलता है कि जो हमारा कोणार्क का मंदिर है तो जो वो क्षेत्र था उसको सोलर सिटी बनाया गया, तो मढ़ौरा वगैरह, तो वो भी देखने को मिलता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश कौन सी? सांची। चेतन सिंह सोलंकी को हमारे यहाँ पर क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और उसको सोलर मैन ऑफ इंडिया या सोलर के गांधी के नाम से भी जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से आते हैं मुख्य रूप से। उसके बाद में हमारे जो अन्य जो प्रस्तावित प्लांट हैं, जैसे आगर मालवा में 550 मेगावाट का, शाजापुर में 450 मेगावाट का, नीमच में 500 मेगावाट का। इसके साथ ही मैंने करंट अफेयर्स बताया था, तो जो मुरैना जिला है उसमें भी एक सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके बाद में आगे कुछ मुख्य पॉइंट हम देख लेते हैं। पवन ऊर्जा से संबंधित जो वायु की सहायता जो ऊर्जा का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में कुल 150 लगभग सोलर चक्की, पवन चक्की दिखाई देती है हमको। सर्वाधिक कहाँ दिखाई देती है हमें? कि जम गोदरानी जो हम पढ़ते हैं आसपास, जो इंदौर के आसपास वाला क्षेत्र है, तो देवास में सर्वाधिक चक्कियाँ दिखाई देती हैं। पवन ऊर्जा के लिए जो उत्पादन करने के लिए तो वहाँ पर वायु की गति कितनी होना चाहिए? 8 से 25 मीटर प्रति सेकंड से वायु की आदर्श गति देखी जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास के जम गोदरानी में पवन चक्कियों की स्थापना की गई थी। जम गोदरानी में 15 मेगावाट की कुल कितनी चक्कियाँ लगी हैं? 64 चक्कियाँ लगाई गई हैं। अब जम गोदरानी देवास हो गया, नागदा जो क्षेत्र है तो वो उज्जैन वाला क्षेत्र हो गया, और मामटखेड़ा रतलाम का हो गया। कुकड़ू में हमारे यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, जो कुकड़ू हिल्स हैं बैतूल में, वहाँ पे कॉफ़ी का उत्पादन भी किया जाता है। अब उसके बाद में बायोगैस। तो क्या रहता है, जो हमारे घर से कचरा निकलता है, धान की भूसी, गन्ना की भूसी, सरसों के डंठल आदि से भी बिजली उत्पादित की जाती है। ये मध्य प्रदेश के जो बैतूल जिला है उसका कसाई गाँव जो कसाई गाँव है वहाँ पर इससे विद्युत उत्पादित की जाती है। और कुछ अन्य जगह भी इसके प्लांट लगाए गए हैं, जैसे हम देखें तो कि जादूखेड़ा धार, इसमें धान की परेली से बनाई जाती है, जो जादूखेड़ा धार है। ग्वालियर व खंडवा में भी क्या होता है, गन्ना की जो खोई होती है, कोई ग्वालियर वाले क्षेत्र के आसपास गन्ना वाला क्षेत्र भी देखा जाता है, तो वहाँ की जो खोई होती है गन्ना की, तो उसमें भी। उसके बाद में जो मुरैना क्षेत्र है वहाँ पर क्या सरसों का उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहाँ पर आसपास राजस्थान से लगा हुआ क्षेत्र है, तो राजस्थान में सबसे अधिक सरसों का उत्पादन देखा जाता है। तो जो 10 सरसों के डंठल होते हैं वहाँ से यहाँ पे बिजली उत्पादित की जाती है। साथ में हम बायोगैस देख लें तो बायोगैस को सुलभ ऊर्जा भी कहा जाता है, और सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र कहाँ पर हैं? तो बैतूल में अवस्थित हैं। तो जबलपुर के पिपरिया परियट में जो परियट नदी है, राज्य का पहला बायोगैस विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई, जिसकी क्षमता कितनी थी? 1.2 मेगावाट में। मध्य प्रदेश में पहले जैव मिथेनॉल संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 2017 में की गई थी भोपाल में। इसी के साथ में एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनॉल प्लांट, तो आप जाते होंगे देवगुडरिया की साइड में, तो उधर जो ये बना हुआ है इंदौर का, जब आप इंदौर से बाईपास जाते हैं तो आपको ये उधर ही देखने को मिल जाएगा। तो देवगुडरिया की साइड में ये आपको दिख जाएगा। और वो जो वहाँ रहते हैं लोग, जब ग्रीष्म काल में हवाएं चलती है ना तो बहुत ही बुरी बदबू आती है उस साइड में,
कोई अगर वहाँ रहता है, मैं तो रात रहता हूँ, मेरे मित्र का घर है वहाँ पे, तो मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे। तो ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित जो ग्वालियर में क्या होता है, सीबीजी संयंत्र की स्थापना की गई है, जो भारत की पहली आधुनिक एवं आत्मनिर्भर गौशाला के रूप में। आप बड़ा गांव साइड जाओगे ग्वालियर में, मुरार छावनी से निकलकर, तो उस साइड ही इसकी स्थापना की गई है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर प्रस्तावित है? बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर स्थापित है? खंडवा में प्रस्तावित है। इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बायोडीजल है, जेट्रोफास जो प्लांट होता है, उसके जो सीड होते हैं उनसे क्या रहता है कि बायोडीजल बनाया जाता है, जो बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया है? तो मंडला का बांसगढ़ी है, वहाँ पे कुछ पॉइंट देख लेते हैं हमारे 2024-25 के बजट से कि नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में मध्य प्रदेश कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। पवन ऊर्जा में 8वां स्थान है। सौर ऊर्जा में 4वां स्थान है। लघु जो 20 मेगावाट से कम की क्षमता वाली बिजली उत्पादित करने वाली परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, उनको भी नवीन ऊर्जा के रूप में माना जाता है, उसमें 4वां स्थान है। और प्रति व्यक्ति जो हमारी खपत है कितनी है? 1332 किलोवाट है। इसके साथ में देख ले, देखो जो हमने पढ़ा था कि जो नीमच में प्लांट को अग्रणी बनाने के लिए मध्य प्रदेश में जो सौर ऊर्जा में नीमच सबसे अग्रणी जिला बना। और सिंगोली परियोजना में प्रवेश में हरित ऊर्जा उत्पादन में मिली नई गति, 30% से अधिक हरित ऊर्जा का हमारे उत्पादित किया था। मध्य प्रदेश की 5 सौर परियोजना सब स्थापित की गई हैं, जैसे कि रीवा के गुड़ में, नीमच में, और नीमच देश का पहला, वो सब वही लिखा हुआ है उसका, तो मैं देश का पहला राज्य बना मध्य प्रदेश का, तो उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।